करेंगे और बात करेंगे गुना की, जहां पर आरोन रोड पर आगजनी हुई घटना में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। पुष्टि भी इसकी हो चुकी है। गुना कलेक्टर तरुण राठी ने घटनास्थल का जायजा लिया। बता दें, कलेक्टर तरुण राठी ने बताया कि घटना में 17 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज गुना जिला अस्पताल में चल रहा है। कलेक्टर ने घटना की जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक फिलहाल उनका पूरा ध्यान घायलों के उपचार पर है। अब हादसे की जांच की कार्रवाई शुरू होगी। इस दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ और इस आग की चपेट में 13 लोगों की जलकर मौत हो गई। फिलहाल किसी की भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। स्थिति ऐसी नहीं है कि शिनाख्त हो सके। अभी पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद 15-20 सवारी होंगे आराम। डीएनए टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद ये सामने आ पाएगा कि आखिर कौन सा शव किसका है। ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बस में आपकी तस्वीर, डंपर से टक्कर की तस्वीर, मौत की बस की तस्वीर की भी हम बात कर रहे हैं। जिंदा लोग जल गए इसमें। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस पूरे मामले में जांच होगी। अभी फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। जो झुलस गए हैं, अस्पताल में सभी को भर्ती करा दिया गया है। ये बड़ी घटना जो है कल देर शाम लगभग 8 बजे के करीब हुई है, जब टक्कर में बस पलट गई, आग लग गई। ये बड़ा हादसा हो गया। 13 लोगों की जान चली गई, जल गए 13 लोग और उन सभी की जान चली गई। 17 लोग इसमें झुलस गए हैं। देखिए, अभी की स्थिति में 17 लोग घायल हुए हैं और सभी घायलों का उपचार जिला अस्पताल में अभी चल रहा है और सभी घायल सुरक्षित हैं और खतरे से बाहर हैं। और इस घटनाक्रम में 13 लोग मृत हुए हैं और ये अभी तक सीएम ने सर घोषणा की है 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता की, 50,000 रुपए घायलों को। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की उसका पालन किया जाए। क्या लग रहा है, क्या कारण है? देखिए, जैसा आपको पता है कि डंपर और बस दोनों आपस में टकराए हैं और फिर बस पलटी खा करके नीचे गिरी है और उसके बाद में उसमें आग लगी। क्या सर अभी ये और भी डेड बॉडियां रह गई हैं क्या? नहीं, अभी कोई डेड बॉडी वहां पर नहीं है। तो मुझे लगता है ये जो आंकड़ा है वो अंतिम है। बस और डंपर के इनके परमिट वगैरह के बारे में कुछ जानकारी? उसकी परमिट वगैरह की हमने जानकारी निकालने के लिए अलग से बोला। अभी तक हमारा पूरा ध्यान हमारा ये था कि किस तरीके से बॉडियों की शिनाख्त किस तरह से करेंगे? बॉडी की शिनाख्त हम डीएनए के माध्यम से करेंगे और जो सर कुछ डेली अप डाउन करने वाले यात्रियों के परिजन उनको तलाश रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि जो अगर परिजन तलाशेंगे और जो बॉडी का डीएनए होगा उसका मिलान करके फिर पहचान जो है स्थापित हो पाएगी। जैसा मैंने कहा कि अभी तक हम लोगों का पूरा ध्यान राहत पर था। अब उसके बाद में इनके कारणों के बारे में विस्तृत की जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। रूटीन चेकिंग होगी गाड़ियों की जैसे कि पहले की जाती थी? देखिए, वो नियमित प्रक्रिया है, वो नियमित प्रक्रिया में होता है। आप कहाँ से आए हैं? कौन आपका यहाँ पे? हम रजोदा से आए। आरोन तहसील है, गुना जिला है। तो गुना में कौन बैठा था? हमारा भैया था सर, और इलाज करवाने के लिए आया था गुना पे। तो उनका भी कुछ पता चल पाया? नहीं, कोई पता नहीं चला सर। आपके परिजन भी थे बस में? मेरे भैया गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर थे? अबे भी पता नहीं है बाबू। कोई जानकारी नहीं मिली? कोई जानकारी नहीं है। और हमें पता लगा जब हम आए पूरी ठंड में। आपके भी परिजन यहीं बस में? मेरे मामा जी थे बस में। अभी तक उनकी भी जानकारी नहीं लगी। कुछ लोग बोल रहे हैं भोपाल रेफर कर दिया है, कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पे एडमिट हैं, पर अभी तक कोई शनाख्त नहीं हुई सर। कोई जानकारी नहीं लगी हमें। अच्छा, जो आप लोग तो खैर यहीं पे थे, प्रत्यक्षदर्शी भी रहे होंगे। जो हादसे में जो डेड बॉडीज यहाँ पे पहुंची हैं, वो ऐसी स्थिति में थी कि उनको देख के समझा जा सके कि ये कौन है, उनको पहचाना जा सके? डेड बॉडीज दिखाई नहीं गई है। बाकी ये कहना है प्रशासन का और अन्य जो स्टाफ मेंबर है कि डेड बॉडीज में बहुत सी डेड बॉडी ऐसी हैं जिनको बिल्कुल ही नहीं पहचाना जा सकता है। कुछ में है कि कुछ अंदाज से उनको देखा जा सकता है। लगभग 12 या 13 लोगों की डेड बॉडीज की आसार बताए। अच्छा,
कुछ प्रशासन के जो अधिकारी पहुंचे थे यहाँ पे, उन्होंने कुछ जानकारी दी, कुछ बताया कि कब तक शिनाख्त की जा सकती है या आगामी क्या कार्रवाई होगी? आगामी कार्रवाई जो चल रही है सर बताई तो, और जो घायल लोग होते उन्हें अस्पताल भेजा। हाँ। वो अभी सही सलामत है, सभी जो अस्पताल में भर्ती हैं वो सही सलामत। बोल कोई परिजन है भर्ती? हाँ, दोस्त है सर मेरा, वो सही सलामत है। ठीक है, उनका इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है। दादा आपके भी कोई रिश्तेदार हैं भर्ती? सूचना मिली थी साहब, क्या एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मैं आया था मैं देखने, गुना का रहने वाला हूँ, राठौर हूँ मैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है साहब। थोड़ा कब जानकारी लगाना पड़ेगी। मौसी का लड़का था अपना, ये अपना आरोन के पास मेरे। ये हादसा बहुत भयावह रहा है और कई लोगों के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जो बीती रात रही है वो बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आई है, एक मुसीबत का सबब लेकर आई है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज़ 18 के लिए गुना से वासु चौरे। इधर गुना हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आदेश दिए हैं, गुना बस दुर्घटना की जांच अब होगी। घटना के सभी बिंदुओं की जांच कराई जाएगी। ये भी बता दें, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं। घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। सीएम के परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, इस तरह की दुर्घटनाएं दोबारा ना हो इसके बारे में भी कहा गया है। घटना के सभी बिंदुओं की अब जांच होगी। ये भी बता दें, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। तो वहीं जो घायल हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए दिया जाएगा। तो वहीं खंडवा अग्निकांड की हम बात कर लेते हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर गुना हादसे की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता मिलेगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। खंडवा अग्निकांड हुआ, अवैध रूप से गैस का गोदाम संचालित किया जा रहा था, जिसमें एक के बाद एक कई सारे ब्लास्ट हुए और भीषण ही आग लग गई। तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें संज्ञान लिया गया सरकार द्वारा और जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। सूचना मिली, तत्काल प्रभाव से चारों बाजू फायर ब्रिगेड हम लोग तत्काल प्रभाव से मौके पर ले आए और आग पर कंट्रोल किया और आसपास की फायर ब्रिगेडों को भी बुलाया। गैस गोडाउन वाले गैस अंदर घर में रिफिलिंग करते हैं, बरसों से ये अवैध काम चल रहा है। रेसिडेंशियल रहवासी क्षेत्र में ये काम अलाउ है ही नहीं। पहली बात तो प्रशासन को कई बार सूचित किया गया है, बाकी कभी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। तो एक साइड करके फायर ब्रिगेड की टीम ने, ट्रैफिक की टीम ने, पुलिस की टीम ने, नगर निगम की टीम ने, सबने मिलकर के इस पर अभी काबू पा लिया है। आग बुझ गई है और जो 2 लोग घर के घायल हैं वो हॉस्पिटल में हैं अभी, और 2 लोग मामूली घायल हुए। टोटल 4 लोग घायल हुए हैं इसमें। व्यवस्था ओवरऑल ठीक है, कोई बड़ी अभी तक कैजुअल्टी की सूचना। खंडवा के घासपुरा क्षेत्र के एक घर में गोडाउन बनाकर बड़ी संख्या में सिलेंडर रखे गए थे, जहां आग लगी तो एक के बाद एक 30 से अधिक जो है ब्लास्ट यहां पर हुए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। हालांकि आग अंदरूनी हिस्से में अब भी लगी हुई है, जिस पर पूरी तरह से काबू पाने के प्रयास जारी है। यहाँ पर लगातार नगर पालिक निगम खंडवा के अलावा जो आसपास के नगरीय निकाय हैं, ग्राम पंचायत है, वहां के फायर फाइटर और जो टैंकर्स हैं वो यहाँ तक पहुंचे हैं। आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार आपको बता दें कि जो मकान है उसके हिस्से को भी तोड़ा गया और उस हिस्से को तोड़ने के बाद पानी अंदर तक पहुंचा। अब आग पर काफी हद तक काबू पाया गया है। आप बताइए क्या कुछ घटनाक्रम था, क्या होता था यहाँ पर, क्या क्या? ये है कि शहर के अंदर जो है ये बीच बाजार में गैस सिलेंडर का व्यापार हो रहा है अवैध तरीके से। ठीक है, लेकिन ये अवैध तरीके से शहर में गैस सिलेंडर का व्यापार हो रहा है। ये क्या सरकार को पता नहीं है, ये यहाँ की गवर्नमेंट को पता नहीं सर। ये है कि यहाँ पे जो गैस सिलेंडर है, अगर ये कितने ब्लास्ट हुए? 40 ब्लास्ट हुए। कितनी देर लगी आग पर काबू पाने में? करीब कितने
तो खंडवा अग्निकांड की जांच होगी, लापरवाह अफसरों पर गाज गिरेगी। संभागायुक्त मान सिंह ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। कलेक्टर को जांच के आदेश दिए हैं। लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो, सभी घायलों के बेहतर उपचार का प्रबंध करने के निर्देश भी दिए गए हैं। खंडवा में फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। कुछ लोग इसमें झुलस भी गए हैं और आखिर किन्हीं कारणों से ये बड़ी घटना घटित हुई है और आखिर क्या लापरवाहियां यहां पर हुई, कितने लंबे वक्त से संचालित ये अवैध रूप से संचालित हो रहा था गैस का गोदाम, सभी पहलुओं पर जांच होगी। बीजेपी की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। आज की बैठक में सभी मोर्चों के अध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा विधानसभा में हारे हुए प्रत्याशियों की भी बैठक होगी। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल होंगे। बेहद खास इस बैठक को हम मान सकते हैं आगामी चुनावों को देखते हुए बड़ी बैठक आज बीजेपी की होने जा रही है। 24 पर अब बीजेपी का फोकस है और इसे लेकर ये बैठक बड़ी बैठक होने जा रही है। सभी तैयारियों पर मंथन होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी की बड़ी बैठक आज होने जा रही है, 24 के लिहाज से बेहद खास इस बैठक को माने और क्या क्या इस बैठक में खास रहेगा? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी एक बार मिशन 29 में जुट गई है। 2024 में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा में जीतने को लेकर अब रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कल जिस तरीके से प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई और आज जो हारी हुई सीटें हैं, जो जिन सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था विधानसभा चुनाव में, उन सीटों पर किस तरीके से इस बार बढ़त बनानी है लोकसभा के चुनाव में, इसको लेकर आज मंथन होगा। सभी प्रत्याशियों को यहाँ बुलाया गया है। सुबह की पाली में एक बैठक होगी और उसके बाद दोपहर 2 बजे एक दूसरी बैठक होगी जिसमें सभी मोर्चे और प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को और पदाधिकारियों को बुलाया गया। यानी अलग अलग मोर्चे को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए, जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा था कि अलग अलग जो मोर्चे थे उनको अलग अलग वर्गों में जाकर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम दिया गया था और उसी क्रम में एक बार फिर जो है लोकसभा चुनाव में बीजेपी जुट चुकी है। इन बैठकों में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के अलावा प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव कुमार भी शामिल होंगे। तो तमाम जो पदाधिकारी है वो शामिल होंगे। कल की बैठक में भी मुख्यमंत्री खुद शामिल हुए थे और तमाम दिशा निर्देश जो है वो पदाधिकारियों को दिए गए थे। तो अब बीजेपी भले ही मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत मिली हो, लेकिन उसके बावजूद भी लोकसभा में 29 की 29 सीटें जीतने को लेकर एक बार फिर मंथन करने में जुट गई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटेंगे अगली खबर पर चर्चा के लिए। एक्शन में आप सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। आज भी अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। पीडब्ल्यूडी और कृषि विभाग की समीक्षा बैठक होगी। अधिकारियों के साथ कामकाज को लेकर चर्चा होगी। एक्शन में पूरी तरह से सीएम साहब नजर आ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी और कृषि विभाग से जुड़ी ये बैठक आज होने जा रही है। बेहद खास इस बैठक को माना जा सकता है। अधिकारियों के साथ आज सीएम बैठक करेंगे। एक्शन में लगातार सीएम नजर आ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आज अधिकारियों के साथ बैठक, कितनी खास ये बैठक होगी क्योंकि पीडब्ल्यूडी और कृषि विभाग की समीक्षा बैठक होनी है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार 2 से 3 विभागों की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और इन बैठकों के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की तो समीक्षा हो रही है। इसके साथ ही आगामी समय में किस तरीके से डिपार्टमेंट को काम करना उसको लेकर रणनीति भी तैयार हो रही है। जिस तरीके से कल स्कूल शिक्षा विभाग और ग्रामीण विकास को लेकर बैठक आयोजित की गई थी और आज लोक निर्माण विभाग और कृषि और किसान कल्याण को लेकर आज बैठकें होने वाली है। 2 महत्वपूर्ण बैठकें मंत्रालय में होगी। सबसे अधिक देखिए लोक निर्माण की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि गाँव के या दूर दराज के जो सड़कें हैं उनको किस तरीके से बेहतर करना है, मध्य प्रदेश की सड़कों को अच्छी सड़कें कैसे बनाना है उसको लेकर बात होगी। पुल पुलिया निर्माण को लेकर बात होगी। अन्य जो भवन है जो लोक निर्माण तैयार करता है उन भवन की गुणवत्ता को लेकर बात होगी। इसके साथ ही देखिए किसान जो है वो हमेशा बीजेपी के केंद्र में रहा है और किसानों को किस तरीके से विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता रहे इसको लेकर विशेष फोकस है। देखिए, चाहे वह खाद की किल्लत को लेकर हो, उनको पर्याप्त बिजली को लेकर हो या फिर समय पर उनको उर्वरक या बीज मिलने की बात हो, तो ये तमाम जो बातें हैं जो आज की बैठक में होंगी। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है और जिस तरीके से किसानों को किसान सम्मान निधि
केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 रुपए दी जाती है, मध्य प्रदेश सरकार भी उनको 6,000 रुपए किसान कल्याण निधि भी देती है। तो तमाम जो योजनाएं हैं जो किसानों के लिए चलाई जा रही हैं वो किस तरीके से संचालित हो रही है, उनकी समीक्षा और आने वाले 6 महीने के लिए किस तरह का रोड मैप इन विभागों का है, इसकी जानकारी डॉक्टर मोहन यादव लेंगे। देखिए, जिस दिन से उन्होंने प्रभार संभाला है उस दिन से लगातार वो अलग अलग डिपार्टमेंट की बैठक कर रहे हैं और उनसे जानकारी भी जुटाने में जुटे हुए हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार प्रहलाद पटेल ने महाकाल के दर्शन किए और बाबा का आशीर्वाद लिया। पटेल सुबह भस्म आरती में शामिल हुए। आपको ये भी बता दें कि पटेल बुधवार रात उज्जैन पहुंचे थे। ये तस्वीरें उज्जैन की। बाबा की शरण में पहुंचे प्रहलाद पटेल। बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, मंत्री मंडल में शामिल किया गया है। हालांकि विभागों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है, पर मंत्री अब उन्हें बनाया गया है। आशीर्वाद लेना, नए काम की शुरुआत चुकी होने वाली है, विभाग उन्हें मिलने वाला है, नए काम की शुरुआत करेंगे। उससे पहले बाबा की शरण में आशीर्वाद लेने के लिए आगे की बात ये हमारे पुरखों की पुण्याई होगी, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य सेवा सिंह जी की कृपा है कि महाकाल के चरणों में पहुंचना और उनके सेवा में शामिल होना और दर्शन करना, ये सिर्फ कृपा से ही संभव है। हम सब मांगने आते हैं लेकिन व्यक्तिगत नहीं। मैं चाहता हूं कि राज्य सर्वोच्च सूची में नंबर 1 का राज्य देश में बने। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारा बौद्धिक और शारीरिक सामर्थ्य काम नहीं करेगा। उनकी कृपा के बगैर ये संभव नहीं है। उनकी कृपा मिलती रहे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ये उनसे चरणों में निवेदन। भोपाल से बड़ी खबर की हम बात करेंगे। भोपाल में रेरा के बकायेदारों को नोटिस जारी हुआ है। राशि जमा नहीं की है तो संपत्ति अब कुर्क होगी। 218 बिल्डरों से वसूली जानी है राशि। बिल्डरों से वसूली के लिए बड़े स्तर पर अभियान भी चलेगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने इसके निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आरसी की धनराशि जमा नहीं कराने वालों को भी नोटिस जारी किया गया है। रेरा बकायेदारों को नोटिस जारी हुआ है और ये बकाया नहीं देने पर संपत्ति कुर्क होगी। ये बड़ी कार्रवाई होगी।